मतलब वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर का हो जाएगा। और अगर किसी का इलेक्ट्रो नेगेटिविटी कम है तो वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं हैलोजन के सारे एलिमेंट की बात करूं, जैसे मेरे पास F है, Cl है, Br है और I है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मेरा फ्लोरीन होगा, देन क्लोरीन होगा, देन ब्रोमीन होगा और सबसे कम कौन होगा, आयोडीन होगा। तो जैसे मेरे पास IF7 लिखा है, तो IF7 में मेरा जो I है वो कौन से नेचर का हो जाएगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का, और F कौन से नेचर का हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का हो जाएगा। तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव वाले का आप नोमेनक्लेचर करोगे, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका नेगेटिव है उसका आप क्या करोगे, नोमेनक्लेचर करोगे। तो समझ गए नोमेनक्लेचर कैसे करोगे इंटर हैलोजन कंपाउंड का। दो सेम हमारे हैलोजन होंगे, हमको कंपेयर करना होगा कि किसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा है। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा वो नेगेटिव इन नेचर होगा, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर कम होगा वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर होगा। अब जो पॉजिटिव नेचर का होगा उसका नोमेनक्लेचर पहले करेंगे और उसके बाद नेगेटिव वाले का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसा एग्जांपल इसमें बोला गया है, जैसे हमारे पास BrCl दे दिया जाता है, तो BrCl में ब्रोमीन हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है, तो वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का हो जाएगा, और Cl किसका हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का हो जाएगा। तो पहले मैं ब्रोमीन का नाम लिखूंगी, देन क्या लिखूंगी, क्लोराइड लिखूंगी। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल इसमें दिया गया है ICl3 का। ICl3 में आयोडीन आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव का हो जाएगा और Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव का हो जाएगा। तो पहले आयोडीन, देन कितने क्लोराइड है, 3 क्लोराइड है, तो ट्राई क्लोराइड लिखा गया है। उसके बाद IF7 में आयोडीन, देन हमारा फ्लोरीन है, और कितने फ्लोरीन है, 7 फ्लोरीन है, तो हेप्टा क्या हो जाएगा, फ्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी इंटर हैलोजन कंपाउंड का क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे। कौन कौन से मिलते हैं ये हमने देख लिया अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और जो आपका X और X डैश है, इसमें दो टाइप के बताए गए हैं, एक आपका X बोला गया और दूसरा X डैश बोला गया। X का मतलब क्या है, ऐसा हैलोजन जिसका साइज क्या होना चाहिए, मोर होना चाहिए, मतलब बड़ा होगा। और एक्स डैश का मतलब ऐसा हैलोजन आपको रिएक्शन कराना है जिसका साइज कैसा होगा, स्मॉल होगा। तो साइज की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर सबसे छोटा साइज किसका होगा, फ्लोरीन का होगा, देन किसका होगा, देन आपका किसका होगा, Cl का होगा, उसके बाद Br का होगा, और उसके बाद I का होगा। तो सबसे बड़ा साइज I का होगा, उसके बाद Br का, देन क्लोरीन का और Cl का। तो सबसे स्मॉलर साइज हमारा कौन हो जाएगा, F हो जाएगा। तो समझ गए साइज किस बेस पे देखना है। आप सभी जानते हैं एटॉमिक रेडियाई में आपने पढ़ा हुआ है कि जैसे जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं नंबर ऑफ सेल बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ सेल बढ़ने की वजह से जो साइज ऑफ द एटम है वो भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। तो उसी के बेस पे यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, नोमेनक्लेचर हो जाएगा। और कैसे ये मॉलिक्यूल बनेगा, X और X डैश में X क्या होगा, X डैश क्या होगा, मैंने बता दिया। जो आपका X होगा वो लार्ज साइज का होगा, लार्ज साइज का है मतलब मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा, और स्मॉलर साइज का है मतलब लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव या फिर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का हो जाएगा, समझ गए। और चार यहाँ पे हमारे पास इंटर हैलोजन कंपाउंड बन सकते हैं, X X डैश के, X X डैश 3 के, X X डैश 5 के और X X डैश 7 के, ठीक है। और ये चार क्यों बन रहे हैं, अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि जो हैलोजन है वो +1 या -1, +3, +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करता है, शो करता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो टॉपिक बताया गया है वो है आपका जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब कैसे आप हैलोजन को फॉर्म करते हो। तो किसी भी दो हैलोजन का आप आपस में रिएक्शन कराओगे, आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि जिस हैलोजन का मैं रिएक्शन करा रही हूँ उसमें से जो फर्स्ट हैलोजन एटम है वो साइज में बड़ा होगा और जो सेकेंड हैलोजन एटम है वो साइज में छोटा होगा, ठीक है। इन हैलोजेंस के मिक्सचर को लेकर जितना भी पोर्शन हमको लगेगा, जितना रिक्वायर्ड पोर्शन हमको जरूरत है उसको लेकर आपस में क्या करते हैं, हीट करते हैं। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर उसको हीट किया जाता है और हीट करने के बाद वो प्रोडक्ट हमको बनता हुआ मिल जाता है। जैसे ऐसा एग्जांपल इसमें बोला गया है कि मैंने Cl2 को लिया और इसका रिएक्शन मैंने F2 के साथ कराया। F2 के साथ मैं इसको रिएक्शन तभी करा पाती हूँ जब मैं इसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर देती हूँ, वो स्पेसिफिक
टेम्परेचर कितना है 473 केल्विन है। इससे ज्यादा या कम टेम्परेचर दूंगी तो ये जो इंटर हैलोजन कंपाउंड है ये फॉर्म नहीं होगा और इसके रिएक्शन से क्या बन जाएगा आपका 2ClF बन जाएगा, जो कि कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो ये आपका सबसे पहले क्लोरीन आ जाएगा, देन आपका फ्लोराइड आ जाएगा। ठीक है, तो इसका नॉमेनक्लेचर पहले इलेक्ट्रोपॉजिटिव का, देन आप किसका करोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव का। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे रिएक्शन बताए गए हैं, इस रिएक्शन के बारे में आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो बताया जा रहा है, इस स्ट्रक्चर के टाइप्स बताए जा रहे हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टी बताई गई है, तो इसमें से मैं 3 प्रॉपर्टी आपको बता देती हूँ। कभी कभी 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी कि जितने भी आपके इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होंगे, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, ऑल इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर, आप ये लिख सकते हो, कोवैलेंट इन नेचर। सभी के सभी क्या होंगे, कोवैलेंट इन नेचर होंगे, क्योंकि वो फॉर्म कैसे होंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होंगे। ठीक है, और सभी के पास जितने भी हमारे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होंगे उनके पास पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस बेसिस पे, जैसे मैंने अभी क्या बनाया, ClF बनाया, तो ClF में देखो, Cl का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कितना आएगा, 287 आएगा। मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे ऐसे। और फ्लोरीन का अगर कॉन्फ़िगरेशन करूंगी तो 2 और 7 आएगा। तो इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है लगभग इस फॉर्म पे। तो देखो, इसने इसके साथ शेयरिंग करके ये बना लिया, इसने इसके साथ शेयरिंग करके ये बना लिया, इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना। इस सिंगल बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। तो इसमें देखो सारे के सारे क्या है, पेयर ही है ना। ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, ये तीसरा पेयर हो गया, ये चौथा पेयर हो गया। ऐसे इसके पास भी ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, ये तीसरा पेयर हो गया और ये चौथा पेयर हो गया। समझ रहे हो। तो जितने भी हमारे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं इनके बाद पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी मॉलिक्यूल के पास प्रेजेंट होता है तो उसको क्या बोला जाता है, डायमैग्नेटिक नेचर का बोला जाता है। आपने MOT पे पढ़ा था जब आप 11th क्लास में थे, तब VSEPR थ्योरी में बताया जाता है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल के पास एक भी प्रेजेंट होगा तो वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा, और अगर किसी के पास पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो उसको क्या बोला जाता है, डायमैग्नेटिक इन नेचर बोला जाता है। ठीक है, तो ये सेकेंड कैरेक्टर हो जाता है। और इसके अलावा जितने भी हमारे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं सभी का जो कैरेक्टर्स होता है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी ये हो सकती है कि एक्स एक्स डेस्क के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो एक्स एक्स में बने बॉन्ड के कंपैरिजन में कैसा होता है, वीक होता है। अब इसको समझो कि इसमें ये क्या बता रहा है, एक्स एक्स डेस्क और एक्स का मतलब क्या है। ये देखो, इसमें ये बताया गया है कि आपका जो एक्स एक्स डेस के बीच में जो बना बॉन्ड होता है ये बॉन्ड वीक होता है, किसके कंपैरिजन में, एक्स एक्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसके कंपैरिजन में। मतलब ये जो बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग होता है। तो ऐसा कैसे, देखो, इस एक्स एक्स डेस का मतलब एक मेरा Cl है और दूसरा मेरा क्या है, F है। इसका मतलब ये है, एंड दैट इज कॉल्ड अ इंटर हैलोजन कंपाउंड। इसको बोला जाएगा इंटर हैलोजन कंपाउंड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्स एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे भी क्या है, Cl है। तो ये बॉन्ड क्या होगा, इसको इंटर हैलोजन कंपाउंड नहीं बोला जाएगा, ये Cl2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, मतलब जिसमें हमारे सेम टाइप ऑफ हैलोजन एटम क्या कर रहे हैं, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये एक कैरेक्टर हो जाएगा। बताया इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कोवैलेंट नेचर के होते हैं। सेकंड कैरेक्टर ये बताया कि जितने भी हमारे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं उसमें पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। इसके बाद थर्ड कैरेक्टर मैंने आपको ये बताया कि एक्स एक्स डेस का जो बॉन्ड होता है वो वीकर होता है एक्स एक्स के कंपेरिजन में। और एक्स एक्स का मतलब क्या होता है, सेम टाइप के हैलोजन एटम का रिएक्शन करना। और एक्स एक्स डेस का मतलब होता है डिफरेंट टाइप ऑफ हैलोजन एटम्स का आपस में रिएक्शन करना, और उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है स्ट्रक्चर ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन जो कंपाउंड्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसे देखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया गया है और इस टेबल में हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे इंटर हैलोजन कंपाउंड के बारे में बताया जा रहा है। तो देखते हैं कि ये इंटर हैलोजन कंपाउंड हमारे पास कैसे कैसे होता है और कैसे कैसे हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए,
कौन सा है ये, हाँ देखिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड हो जाएगा। इंटर हैलोजन कंपाउंड अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्सीडेशन स्टेट कितने टाइप का हो सकता है, मैंने बताया 4 टाइप का हो सकता है, +1 +3 +5 और +7। ठीक है, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो जो +1 होता है उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, +3 में sp3d, +4 में sp3d2 और +7 में क्या होता है, sp3d3 होता है। अब ये होता कैसे है, इसको आपको समझने के लिए पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाना होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाने पर हमको उसका स्ट्रक्चर भी पता चलेगा। तो सबसे पहला मॉलिक्यूल जो हमारा XX टाइप का होगा, आप इसको AX टाइप का मॉलिक्यूल भी क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में लिया गया है CLF। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसमें से मैं आपको एक ही एग्जाम्पल बता रही हूँ जो आपका क्या हो जाएगा, CLF हो जाएगा। अब देखो CLF में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा प्रेजेंट है, इसको आप कैसे देखोगे। CLF में आपके पास सबसे पहले Cl आएगा। Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें आ जाएगा आपका 3s2 और 3p क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, और फ्लोरीन का क्या होता है, तो फ्लोरीन का 2s2 आ जाएगा और 2p क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखो इसको कैसे करोगे, सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि आपका सेंट्रल मेटल एटम कौन होगा। तो हमने देखा कि सबसे पहले हमको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को लेना है। तो जब हम क्लोरीन और फ्लोरीन को कंपेयर करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। तो हमारा सेंट्रल मेटल एटम फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्लोरीन है, तो क्लोरीन हो जाएगा। मैंने क्लोरीन को लिया, अब इस क्लोरीन का ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखो। जब इसका ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इसमें है लगभग 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, और जो मेरा p ऑर्बिटल है उसमें 1 2 3 4 और 5, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और इस Cl के साथ कितना हेलोजन एटम अटैच है, एक हेलोजन एटम अटैच है, मतलब इस Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 1 है। ठीक है, और इसके साथ कोई भी एक एलिमेंट रिएक्ट करेगा। 1 है, मैंने कैसे पहचाना, बिकॉज इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर इसके साथ क्या होता, अगर F3 मॉलिक्यूल जनरेट होता या ClF3 मॉलिक्यूल बनता तो मैं इस इलेक्ट्रॉन को क्या करती, एक्साइट करती, लेकिन ऐसा है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ एक F मॉलिक्यूल अटैच है और मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड अवेलेबल है। तो ये फ्लोरीन एटम अपने एक इलेक्ट्रॉन को, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट पार्ट पे टोटल 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिसमें से इसके तीनों के 3 जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्ड फॉर्म में रहते हैं और एक इलेक्ट्रॉन इसका अनपेयर्ड होता है। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा और क्या बना लेगा, पेयर बना लेगा। अब पेयर बनाने के बाद मेरा जो मॉलिक्यूल है ClF फॉर्म हो जाएगा, और फॉर्म होने के साथ इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक और s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है और एक आपका क्या ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो s और p ऑर्बिटल के बेसिस पे 3 p ऑर्बिटल हमारे हो जाएंगे। तो हम इसको किस फॉर्म पे इंडिकेट करेंगे, एक आपका sp3, क्योंकि ये ऑर्बिटल तभी पार्टिसिपेट करेगा जब बाकी के ऑर्बिटल क्या करेंगे, आपस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और किसी मॉलिक्यूल में अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता है तो आप सभी जानते होंगे कि वो कौन से शेप को डिनोट करता है, लीनियर शेप को डिनोट करता है। चैप्टर 4 11th क्लास में आपने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन, उसमें बताया गया है। ठीक है, तो हमको इतना बात पता चल गया कि AX टाइप का जो मॉलिक्यूल होता है या XX टाइप का जो मॉलिक्यूल होता है उस पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता है और उसका शेप क्या होता है, लीनियर होता है। उसमें लोन पेयर कितने प्रेजेंट होते हैं, तो 3 लोन पेयर थे। 3 लोन पेयर कैसे, S का एक लोन पेयर और P का कितना लोन पेयर, 1 2 3 4 और 5, तो ये एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर, ये तीसरा लोन पेयर। तो 3 लोन पेयर प्रेजेंट थे और एक बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा था, तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया, एक बॉन्ड पेयर हो गया। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि एक बॉन्ड पेयर प्रेजेंट था और 3 क्या प्रेजेंट था, लोन पेयर प्रेजेंट था। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन अ वैलेंस शेल ऑफ X, तो X में टोटल 4 नंबर ऑफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे। ये एक ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल और ये चौथा ऑर्बिटल जो क्या कर रहा है, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है, उस चीज को यहाँ पे बताया गया है। ठीक, इसके बाद हमारा जो सेकेंड टाइप का इंटर हैलोजन कंपाउंड है, वो सेकेंड टाइप का इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या हो जाता है, XX-3 हो जाता है। ठीक है,
इसको हम और क्या बोलते हैं, AX3 टाइप का मॉलिक्यूल बोला जाता है। अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या बोला गया है, ClF3 बोला गया है। ClF3, तो इसमें भी देखो हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो, सेम एज वही कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, ये आपका 3s2 हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा, 3p5 हो जाएगा। अब जैसे ही मैंने 3p5 लिखा तो मैंने देखा कि मेरे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन मुझे जरूरत कितने की है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो अब मैं इसका क्या करूंगी, ग्राउंड स्टेट से इसको एक्साइट स्टेट में एक्साइट करूंगी। जब इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करूंगी तो यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा और यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, और ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके किस पे चला जाएगा, जो हमारा डी वाला ऑर्बिटल होगा उस पे चला जाएगा। तो मेरे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गए। जैसे ही 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गए, एक एफ अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल को देगा, दूसरा इस ऑर्बिटल को देगा और तीसरा एफ अपना एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल को देगा। ठीक है, तो अब इसमें देखो एक एस ऑर्बिटल, पी के 3 ऑर्बिटल और डी का एक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, और जब भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है तो कौन सा शेप हमारा बनता है, टी शेप का स्ट्रक्चर बनता है, टी शेप का स्ट्रक्चर। और साथ में इसमें जो लोन पेयर है, लोन पेयर कितना हो जाएगा, आई थिंक आपके पास लोन पेयर 2 हो जाएंगे, ये एक लोन पेयर है, ये दूसरा लोन पेयर है। और बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, ये एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये दूसरा बॉन्ड पेयर और ये तीसरा बॉन्ड पेयर। मतलब इसमें 3 तो बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है और 2 क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। 3 बॉन्ड पेयर क्यों, क्योंकि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था और तीनों ने बॉन्ड बनाने में क्या किया, पार्टिसिपेट किया। और टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, तो ये 3, ये 4 और ये 5, टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल देखते हैं, sp3d हाइब्रिडाइजेशन इसमें प्रेजेंट होता है, जो x3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल हैलोजन का या इंटर हैलोजन का बनता है और 5 इसमें ऑर्बिटल होते हैं। अभी मैंने आपको काउंट करके बताया, 3 बॉन्ड पेयर होता है और एक लोन पेयर होता है। ठीक है, और इसका शेप देखा जाए तो कौन से शेप का होता है, बोला जा रहा है टी शेप का। स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, ये एक एफ मॉलिक्यूल है, ये एक एफ मॉलिक्यूल और यहाँ से एक एफ मॉलिक्यूल, टी शेप का हो गया। और ये एक आपके पास बॉन्ड पे लोन पेयर हो जाएगा, ये दूसरा लोन पेयर हो जाएगा। ठीक है, तो टी शेप का ये क्या बना रहा है, स्ट्रक्चर बना रहा है, इसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है। अब मैं Cl5 का आपको बताती हूँ कि Cl5 में क्या होता है। इंटर हैलोजन कंपाउंड नेक्स्ट आपका दिया हुआ है AX5, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, XX-5 लिख सकते हो। अब देखो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है IF5। IF5 में ये I आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर हो जाएगा और जो आपका F है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट I है, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या आ जाएगा आपका, लगभग 6s2 और 6p5 आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें भी P पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, सॉरी S पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और P पे कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अब देखो इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मुझे जरूरत है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। तो अब मैं क्या कराऊंगी, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन का प्रोसेस कराऊंगी। तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहाँ चले जाएंगे, S का 2 इलेक्ट्रॉन तो इस पे प्रेजेंट होगा और यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन। अब इसमें से कौन कौन से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, देखो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, ये वाला जो आपको दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब आपके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए, ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। ठीक है, टोटल 5 आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गए। इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से 5 फ्लोरीन एटम क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। ये 2 फ्लोरीन हो गए, ये आपका 3rd फ्लोरीन, ये 4th फ्लोरीन और ये आपका हो जाएगा 5th फ्लोरीन। मतलब इसमें बॉन्ड पेयर कितना बना है पूछा जाएगा, तो 1 2 3 4 5, 5 आपका क्या बना है, बॉन्ड पेयर बना है। और लोन पेयर कितना प्रेजेंट है पूछा जाएगा, तो एक लोन पेयर प्रेजेंट है। और हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाएगा तो एक s ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल और d के 2 ऑर्बिटल इसमें क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और ऑर्बिटल कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, ये आपका 3 ऑर्बिटल, ये चौथा ऑर्बिटल, ये पांचवा और ये छठवा ऑर्बिटल, टोटल 6 ऑर्बिटल इसमें क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसा
हाँ, तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, जो भी हाइब्रिडाइजेशन था मैंने बता दिया। बाकी IF7 मॉलिक्यूल है उसको आप क्या करोगे, आप खुद ही प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करके देखना उसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे आता है, और शेप ऑफ मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे बनता है, ये बात आपको पता होगी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो चैप्टर है उसके बारे में, सॉरी, नेक्स्ट यहाँ पे जो बताया जा रहा है स्यूडो हेलोजेंस के बारे में बताया जा रहा है। स्यूडो हेलोजन किसको बोला जाता है, देखो यहाँ पे रूडो लिखा है लेकिन इसको स्यूडो हेलोजेंस बोला जाता है। रुकिए, हाँ, यहाँ पे देखिए ये स्यूडो हेलोजेंस बोला जाता है। किसको किसको बोला जाता है, नॉर्मल हेलोजन तो आप जानते हो क्या क्या होता है, आपका F होता है, Cl होता है, Br होता है और I होता है। कभी कभी एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन पे कि स्यूडो हेलोजन किसको बोला जाता है। तो जितने भी हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जो इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टीज को, जैसे कि हैलाइड आयंस होते हैं, उन प्रॉपर्टीज को क्या करता है, पोस्ट करता है, तो उसको हम स्यूडो हेलोजन के फॉर्म पे शो करते हैं। मतलब नेगेटिविटी कैरेक्टर होने की वजह से जैसे हैलोजन एटम कैरेक्टर को शो करता है, सेम एज वैसा ही कैरेक्टर ये मॉलिक्यूल भी शो करते हैं, जिसकी वजह से इनको स्यूडो हेलोजन एटम बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्यूडो हेलोजन एटम हमारा क्या दिया हुआ है, साइनाइड आयन, थायोसाइनाइड आयन और साइनेट आयन। ठीक है, और इसी को आप और किस फॉर्म पे लिख सकते हो, ये हैलाइड के फॉर्म पे होता है तब, और जब हम इसका डाइमर बना देते हैं तो हम इसको हेलोजन बोलते हैं। अभी इसको क्या बोला जा रहा है, जब वो नेगेटिव आयन के फॉर्म पे है तो हैलाइड बोला जा रहा है, जिसमें हमारा साइनाइड आयन आ जाएगा और थायोसाइनेट। थायो सल्फर एटम अगर किसी केमिकल फॉर्मूला पे लगा होता है तो उसके लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है, थायो का टर्म यूज किया जाता है। और ये आपका ऑक्सीसाइनेट है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, ऑक्सीसाइनेट बोला जाता है। ठीक है, इसको यहाँ पे ऑक्सी टर्म क्या है, मिसिंग है, तो ये ऑक्सीसाइनेट आपका हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके स्यूडो हेलाइड हो जाएंगे। और जब हम इसका क्या फॉर्म करते हैं, डाइमर फॉर्म करते हैं। डाइमर फॉर्म मतलब जो नेगेटिव चार्ज दिख रहा है वो आपस में बॉन्ड बनाकर एक नया बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, तो उस टाइम पर ये डाइमर बना लेते हैं और उसी डाइमर में ये CN2 बन जाएगा, ये SCN होल ट्वाइस बन जाएगा और ये OCN होल ट्वाइस बन जाएगा, तो उसको क्या बोला जाएगा, हेलोजेंस बोला जाएगा। हेलाइड से वो किस में कन्वर्ट हो गया, हेलोजन में कन्वर्ट हो गया, क्या बनाकर, डाइमर बनाकर। ठीक है, तो इसको हम साइनोजन, थायोसाइनोजन और ऑक्सीसाइनोजन बोलने लगेंगे जैसे ही हमारा हेलाइड किस में कन्वर्ट होगा, हेलोजन में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पे ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजन बोला गया है, मतलब हेलोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ऑक्सी एसिड्स बनाता है। ये जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं हेलोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे बनते हैं, जिसमें हेलोजन +1 +3 +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म पे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर देखो चारों हेलोजन को लिखा गया है, और चारों हेलोजन को लिखने के बाद उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखोगे, तो इस ऑक्सीडेशन स्टेट में देखो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, लेकिन चारों ऑक्सीडेशन स्टेट को कौन फॉलो कर रहा है, ओनली क्लोरीन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो चारों ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है और ऑक्सी एसिड से क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है। कभी कभी इन ऑक्सी एसिड्स का आपको क्या ऑर्डर लगाने के लिए बोला जाता है, तो अगर आपका इसको ऑर्डर लगाना है तो ऑर्डर किस बेसिस पे लगाओगे, इसी ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे लगाओगे। जैसे यहाँ पे HOCl है, HOCl है, मतलब यहाँ पर Cl का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाएगा, तो कितना है, यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। +1 कैसे, ये -2 का है, ये +1 का है, दो में से एक गया तो बचेगा आपके पास कितना, 2 ही बचेगा। ये आपको समझ जाना है देख के। एक आपके पास HO2Cl का है, ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 4 में से आपका एक चला गया तो बचेगा कितना, +3 बचेगा। इसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, HClO3 दिया हुआ है, 3 2 कितना हो गया, 6 हो गया, 6 में से एक चला गया आपका तो कितना बचा, +5 बचा। और इसके अलावा क्या दिया हुआ है,
HClO4 दिया हुआ है, 4 2 सा 8, 8 में से 1 गया तो कितना बचा, +7 बचा। समझ गए? तो कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं? तो इस ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे पहले आपका एलिमेंट क्या जाएगा, +1 वाला, फिर +3 वाला, फिर +5 वाला, और इसके बाद कौन आ जाएगा, +7 वाला। तो एग्जाम में आपको क्लोरीन से रिलेटेड जो ऑक्सी एसिड्स है और उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा जा सकता है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ आपका किसका होता है, HClO3 वाले का होता है, बताया गया है। उसके बाद HClO2 वाले का, और फिर HClO4 वाले का, और फिर आपका HClO का होता है। ठीक है, तो ये आपका 17th ग्रुप का जो कैरेक्टर्स था, इसमें जो जो बताया गया था, जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बच जाता है 18th ग्रुप एलिमेंट। तो नेक्स्ट क्लास में हम 18th ग्रुप एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि 18th ग्रुप एलिमेंट कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से वो कंपाउंड बना सकते हैं, उसके जो भी मॉलिक्यूल बनेंगे उसका प्रिपरेशन मेथड आप लोग देख लीजिएगा। जितने भी उसके एसिड्स बनेंगे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक।